जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस से टॉप 15 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न तक कराने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और बहुत बच्चे का कहता है कि सर हमें 90 प्लस लाना है, और बहुत बच्चे कहते हैं कि हमें सर 95% लाना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से सबसे जो आपको है सब्जेक्टिव पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्टिव अच्छा रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी अच्छा रहेगा। अगर आपका सब्जेक्टिव अच्छा नहीं है तो ऑब्जेक्टिव भी अच्छा नहीं रहेगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल है। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा तैयारी है लेकिन सब्जेक्टिव तैयारी नहीं है, तो क्या कीजिएगा? आप 50 में 50 ला लीजिएगा। लेकिन सब्जेक्टिव अगर आपका तैयारी नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं? कभी भी भूल के भी 90 या 95% नहीं ला सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे आगे। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट होता है और टेस्ट के माध्यम से आप अपना तैयारी कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना तैयारी हो गया है। तो जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और आज का जो सेट है सेट 3 है, और अभी तक हमने सेट 1 2 करा दिए हैं, और आपको टोटल 1 से लेके 10 तक सेट कराएंगे। और अगर आप 10 का 10 सेट कर लेते हैं तो 90 या 95% ला सकते हैं, क्योंकि ये 10 का 10 सेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जरूर आप 10 के 10 सेट याद कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इससे क्या होगा? आपका हैबिट हो जाएगा लिखने के, और जो चेक करेगा वो आपको अच्छा खासा नंबर देंगे। तो जाके सेट 1 और सेट 2 देख लीजिए, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिए, वहां से डायरेक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, और जितना हम कह रहे हैं उतना काम कीजिए। ज्यादा खासकर आप सब्जेक्टिव पे अभी ध्यान दीजिए। सब्जेक्टिव अगर आपका तैयारी बहुत ही अच्छा रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में आपको 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर आपका सब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छा खासा तैयारी हो गया तो। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और आपको बता देते हैं थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन आपको समझाते हुए चलेंगे, और इतना मजेदार तरीके से समझाते हुए चलेंगे कि आप कमेंट करके जाएंगे कि सर बहुत ही अच्छा आज का वीडियो था। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कमेंट करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 1 नंबर में स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या लिखा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? क्या कह रहा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं? द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ये किसी न किसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा, लेकिन उत्तर आपको यही देना। क्या करना है? उत्तर आपको यही देना है। तो उत्तर में देखिए क्या लिखा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रवर्तक जो है कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना है, जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। क्या है? ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। जिन्होंने अपने राजनीतिक हितों के खातिर धर्म के आधार पर 2 खंडों में वर्गीकरण की मांग किया। अब समझिए क्या है, ये भारत है, पाकिस्तान है। ठीक है, ये दोनों एक ही साथ था, मतलब कि दोनों ज्वाइंट था। लेकिन धार्मिक धर्म क्या होता है? एक होता है हिंदू, होता है मुस्लिम, होता है सिख, होता है ईसाई, होता है, ये बहुत प्रकार के धर्म होते हैं। लेकिन ज्यादा खासकर जो है हिंदू था, और कौन था? मुस्लिम धर्म था। लेकिन ये क्या क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर दोनों को क्या किया? वर्गीकरण कर दिया। क्या किया? दोनों को वर्गीकरण का मतलब कि विभाजित कर दिया, एक तरह से समझ सकते हैं। तथा कहा, ये कौन कहा? मोहम्मद अली जिन्ना, कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग धर्म है। बिल्कुल सही बात है, ये जो हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों अलग अलग धर्म है, जो कि अभी भी चल रहा है। ठीक है, अतः धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग की गई। धर्म के आधार पर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अलग हो गया, और 15 अगस्त 1947 को भारत अलग हो, मतलब भारत का हो गया अलग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इन्हें याद कर लिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, थोड़ा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उसको नोट कर लेंगे जरूर। अगर आप करना चाहें तो जरूर नोट कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। हम बार बार बोलते हैं, अगर आपका सब्जेक्टिव तैयारी है, बहुत हाई लेवल का तैयारी है, तो आपका ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा तैयारी हो ही जाएगा। ठीक है, आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बताना है मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक है, कौन बताना है? मोहम्मद अली जिन्ना है। अब यहाँ पे पूछेगा कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान कब अलग हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। इस प्रकार के जो पॉइंट है अगर आप याद कर लेंगे तो आपको 1 से 2 नंबर इससे भी पूछ लेगा। याद हो गया ना? अगर याद हो रहा है तो लाइक करिए, इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम और आप सबके लिए वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है ना, MVVI, क्या है? MVVI प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न अगर कहीं अगर आ गया तो आप जरूर लिखिएगा। ठीक है,
क्या करा कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न को सबसे पहले समझिए। देखिए भारत में क्या है, अनेक प्रकार के जाति है, क्या है, जाति है, लेकिन फिर भी क्या है, एकता है। अभी भी एकता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि एकता है, और उस एकता का नाम क्या है, तिरंगा, भारत, ये सब हो गया। ठीक है, एक प्रकार के ये हो गया। चलिए इसके बारे में उत्तर देखते हैं। बहुत ही गजब तरीका से हम लिखे हैं और आपको समझ में भी आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, चलिए उत्तर में देख क्या करा कि विविधता में एकता यह भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान है। किसकी पहचान है, भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान है। भारत एक विशाल देश है, भारत जो है बहुत बड़ा देश है, जैसे समुद्र को देखते हैं उसी प्रकार जो है भारत भी है। ठीक है, भारत अब दूसरे प्रथम स्थान पे आने वाला है जनसंख्या के मामले में, चीन को भी पीछे छोड़ देने वाला है। ठीक है, जहां अनेक जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। देखिए भारत में जो है बहुत प्रकार के 114 प्रकार के भाषा है, कितने हैं, 114, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है संविधान के द्वारा। ठीक है, पर सबकी राष्ट्रीय एक है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कौन है, एक है, कौन, तिरंगा है। सबकी पहचान एक है, इसे ही विविधता में एकता कहते हैं। यह शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या लग सकता है, जो कि आप समझ सकते हैं, जो कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि विविधता में एकता के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट आपको यहाँ से बन जाता है, बाकी आपको यहाँ पर कोई भी नहीं बनता। ठीक है, और भारत क्या है, एक प्रकार के भारत की पहचान जो है अर्थव्यवस्था के आधार पर होती है, ये आपको पता है। भारत में अनेक प्रकार के जाति, धर्म, लोग ये सब रहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट है, जरूर याद हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 नंबर में क्या कहती, 3 नंबर में कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के वो उद्देश्य क्या था। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य हुआ था। किसी न किसी तरह से आपको प्रश्न पूछे, उत्तर सिर्फ आपको वही देना है। ठीक है, प्रश्न को अगर आपको टेढ़ी मेढ़ी पूछे तो टेढ़ी मेढ़ी जवाब नहीं देना है, उत्तर आपको सीधा देना है। क्या करना है, उत्तर आपको सीधा देना है। ठीक है, तो उत्तर देखिए क्या करें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 तक थी, पता है आपको। प्रथम जो था 1951 से लेकर 1956, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक पूछा जाता है 11वीं। ठीक है, 11वीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2007 से लेकर 2012 तक चला था। कितना, 2007 से लेकर 2012 तक। ये तीन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रथम, दूसरा और तीसरा ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या वृद्धि हुई, क्या क्या घटा हुआ, इन सब के बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, जैसे इनकम वगैरह जो हो गया पूरे देश में जो क्या होगा, उसमें 25% की वृद्धि हुई। किसमें, 100% में मान लीजिए 25% की वृद्धि हुई, वो बहुत ही बड़ी बात है। क्या है, बहुत ही बड़ी बात है, उस समय की बात है। ठीक है, भारी उद्योग का तीव्र विकास हुआ, जो उद्योग वगैरह कारखाना खाना देख रहे हैं उसका क्या हुआ, विकास होना स्टार्ट हो गया। रोजगार के अवसर का विकास हुआ, रोजगार मतलब कि नहीं होता है कि युवा लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हुए, उसका जो हुआ क्या हुआ, उसका विकास होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, धन व आय के आसमान वितरण को दूर करना, मतलब कि जो धन मतलब पैसा वैसा हो गया, ये सब जो है ना, क्या हुआ, गरीबी रेखा से जितने भी लोग थे उस सबको दूर करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, अगर आप इसमें याद कर लेते हैं। हम बार बार बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बार बार हमको आपको बोलेंगे कि जितना अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते, सॉरी, जितना आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे उतना अच्छा नंबर लाएंगे, जितना आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे उतना अच्छा नंबर लाएंगे। लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा कम भी पढ़िएगा तो चलेगा, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव 100% अच्छा से पढ़ते जाते हैं तो अच्छा से अच्छा नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देख क्या करें कि आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक मतलब कि पैसा, इकोनॉमिक्स, इसके बारे में आप जानते हैं। इकोनॉमिक मतलब कि जो इनकम वगैरह जो होता है उसके बारे में, तो उसमें न्याय क्या हो सकता है, उसके बारे में उत्तर देखिए क्या करा है कि आर्थिक न्याय जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार है। क्या है, भारतीय संविधान का मूल आधार है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि समाज में धन या आय के असमान वितरण को समाप्त करना। देखिए समाज में क्या होता है, कोई आदमी गरीब रहता है और कोई आदमी अमीर रहता है, तो जो लोग गरीब है उसको क्या देना चाहिए, पैसा देंगे, तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल में आ जाएगा। और जो व्यक्ति अमीर है, जो व्यक्ति अमीर है उसको थोड़ा सा कम, वो कुछ खर्चा बचा करके उसे और आगे करे। ठीक है, अर्थात अमीरी गरीबी की खाई को दूर करना आर्थिक न्याय कहलाता है। जैसे ये गरीब हो गया, ये अमीर होता है, आप समाज में अक्सर देखे होंगे, अक्सर देखे होंगे कि जो बड़े लोग होते हैं, जिसके पास पैसा, धन दौलत जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कुर्सी पे बैठे हुए रहते हैं। आप देखिएगा अक्सर
और जिसके पास पैसा बहुत ही कम होता है, गरीब होता है, वो नीचे बैठते हैं अधिकतर। देखिएगा ये बिल्कुल सही है या नहीं, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने 5 नंबर में क्या कह रहा है कि पीली क्रांति क्या है। पीली क्रांति जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीली मतलब कि सरसों का फूल देखें, वो क्या होता है, पीली होता है, पीला होता है, तो उसके बारे में ही कहा जा रहा है। तो उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने जो वनस्पति तेल अर्थात तिलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए 1970 के दशक में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाई, उसे पीली क्रांति कहते हैं। इनमें सरसों, राई, तोरी, मूंगफली, सूरजमुखी ये सब आते हैं, ठीक है, किसमें, पीली क्रांति में। आप जानते हैं कि 1970 में क्रांति हुआ था ना, कौन सा क्रांति हुआ था, ये आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ये क्रांति भारत में हुआ था, इंग्लैंड में भी हुआ था, बहुत जगह ये क्रांति हुआ था, ठीक है, किसके, कृषि के मामले में। और यहाँ पर ज्यादा खासकर जो होता है, ये जो पीली क्रांति में क्या क्या आते हैं, तो आपको आते हैं, ये भी याद रख लीजिए। सरसों देखें, सरसों पीला होता है, राई भी होता है, राई भी पीला ही होता है, तोरी भी होता है, मूंगफली भी हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सब क्या होता है, पीली होती है। उससे क्या कहते हैं, तेल उल निकाला जाता है, तेल जानते हैं ना, उससे तेल वगैरह सब्जी बनाया जा सकता है, राइट। ये कुछ पॉइंट है, छोटा छोटा सा पॉइंट है, 2 नंबर का याद कर सकते हैं, राइट। देखिए 6 नंबर में क्या करें कि दक्षेस क्या है। दक्षेस क्या है, तो उत्तर में आपको लिखना है कि दक्षेस जिसे सार्क के नाम से भी जानते हैं। दक्षेस जिसे क्या नाम से, सार्क के नाम से भी जानते हैं। यह दक्षिण एशिया का 8 देशों का संगठन है। क्या है ये, जो कहाँ का है, दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है। सबसे पहले याद रखना है कि सार्क में जो है कितने देश है, 8 देश है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था ढाका में। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें 8 सदस्य देश आते हैं, जैसे भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब देश आते हैं किसे, दक्षेस में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले मेरे बच्चों यहाँ पर जो दक्षेस की स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। यहाँ पर मिस्टेक दिया हुआ है, बट 1985 आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें टोटल कितने देश है, 8 देश है। और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव आपको बताते हैं, कितना आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव बनता है दिखाते हैं आपको, ठीक है। और कहिएगा सर इतना ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये हम सोचे भी नहीं थे, कैसे ये तब बन जाता है, राइट। तो सब्जेक्टिव जिसका तैयारी रहेगा तो अच्छा खासा बीट कर लेगा। देखिए क्या करा है कि दक्षेस जिसे सार्क के नाम से भी जानते हैं, यह दक्षिण एशिया का 8 देशों का संगठन। इसमें कुल कितने देश है, दक्षेस में कुल कितने देश है मेरे प्यारे बच्चों, 8 देश है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में थी। कब थी, 1985 में थी, याद रखिएगा। ढाका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इसकी स्थापना ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। कहाँ पर है, काठमांडू। किसका, सार्क का जो मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। इसमें 8 सदस्य देश आते हैं। कितने आते हैं, 8 आते हैं। जैसे भारत हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, सॉरी भूटान हो गया, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब 8 के 8 देश आते हैं किसमें, दक्षेस में, जिसे सार्क के नाम से भी आप सब जानते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके सामने 7 नंबर प्रश्न में क्या करा है। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। बहुदलीय मतलब कि यहाँ पर एक आदमी नहीं होगा। सबसे पहले देखिए क्या करा है कि बहुदलीय मतलब एक आदमी नहीं होगा, 2 3 4 5 6 जितना आदमी ले सकते हैं वो हो सकता है, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था में। तो उत्तर में आपको लिखना है कि बहुदलीय व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि जब किसी देश के राजनीतिक में अनेक दल का वर्चस्व होता है तो हम उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत एक बहुदलीय व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए एक मुखिया है, सॉरी मुखिया का, ठीक है, मुखिया का जब इलेक्शन होता है तो उसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 10 मान लीजिए बहुत आदमी खड़ा होता है, और इसमें से कितने आदमी जीतेगा, एक आदमी पद पे बैठेगा। क्या होगा, एक आदमी बैठेगा। लेकिन इसमें क्या है, जिसका मन है वो यहाँ पर खड़ा होके हो सकता है। तो ये किस में आते हैं, बहुदलीय में आते हैं। और बहुदलीय कहाँ पर है, सिर्फ भारत में है। क्या है, भारत में। और इसमें अनेक प्रकार के जो नेता होते हैं वो अपना वर्चस्व रखते हैं कि हम खड़ा होके जीते, बट वो जीत नहीं पाते, और बहुत कम आदमी जीत, मतलब कि एक आदमी जीते हैं, 6 7 10 आदमी में एक आदमी जीते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, जो कि मात्र कहाँ पर है, सिर्फ भारत में है, राइट। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर में क्या करें कि सामूहिक सुरक्षा क्या है। सामूहिक सुरक्षा, देखिए सामूहिक मतलब कि आपको लग रहा है कि समूह होगा, यहाँ पर एक आदमी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी, 10 आदमी से ऊपर होगा, 20 आदमी होगा, 100 आदमी होगा, 20 मतलब कि लाखों आदमी हो सकते हैं सामूहिक में। और सुरक्षा, सुरक्षा मतलब कि हम जो अपना सुरक्षा करते हैं वो, तो जो हम मिलजुल के जो सुरक्षा करेंगे उसे हम सामूहिक कह सकते हैं। तो उत्तर में देखिए क्या लिखना है कि सामूहिक सुरक्षा का अर्थ होता है कि मिलजुल कर कार्य करना। क्या होता है, सामूहिक सुरक्षा का जो अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। जैसे कृषि वगैरह हो गया, कोई भी कर सकते हैं, वो मिलजुल के कार्य होता है, ठीक है।
अर्थात जब अनेक देश प्रेमी मिलकर किसी आक्रमणकारी देश के विरुद्ध कार्रवाई करे तथा विश्व में शांति व्यवस्था रह सके, उसे सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। इसका प्रयोग 1950 में कोरिया की लड़ाई में की गई थी, या कोरिया की लड़ाई के समय में किया गया था। सबसे पहले समझिएगा कि कोई ये देखिए, ये बड़ा सा देश है, ये भारत ही मान लीजिए, भारत ही है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं नेपाल, छोटा सा ही देख मान लीजिए, और ये क्या करेगा, भारत यहाँ पर अटैक करेगा नेपाल में। तो नेपाल के जितने जनता लोग सब रहेंगे और मिलकर भारत पे अटैक करेंगे, तो भारत को क्या होना पड़ेगा, कभी ना कभी जरूर थोड़ा सा ना थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, नेपाल के लिए सामूहिक व्यवस्था सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद है, जो कि 1950 के कोरिया के जल लड़ाई हुई थी, उस टाइम ये हुआ था, राइट, रियल में हुआ था ये घटना। अब देखिए आपके सामने 9 नंबर में क्या करा है कि वायु प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। क्या है कि वायु प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए, तो उत्तर में आपको लिखना है कि वायु प्रदूषण का तात्पर्य यह होता है कि अनेक प्रकार के गैस मिश्रित रहते। क्या रहते, देखिए वायु प्रदूषण में क्या हो सकता है कि हवा जो होते हैं एक प्रकार क्या है, वायु है, और जो हवा में जो प्रदूषण फैलता है, तो किसके द्वारा फैल सकता है, गैस के द्वारा, या आपके हो गया पॉलिथीन के द्वारा, गर्दा धूलो जो होता है उसके द्वारा ये सब हो सकता है, राइट। तथा उसमें हानिकारक पदार्थ गैस मिल जाने से मनुष्य व अन्य जीवों के लिए यह घातक होता है। जैसे गैस मिल जाना है, जैसे पॉलिथीन जो होता है वो जलाइएगा तो उसका बहुत ही ज्यादा गंध देता है, ठीक है, और ये सब क्या होगा, मनुष्य के लिए, जानवर के लिए ये थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। इसका कारण, इसके कारण चिमनी, सैलेंसर मोटर कार से निकलने वाला धुआं, ये सब होता है। चिमनी हो गया, जैसे आप देखे है ना, ईटा पकाने वाला जो चिमनी होता है वो सबसे बड़ा सैलेंसर, जो कि अब धीरे धीरे उसको भी डाउन किया जा रहा है, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर इसे याद कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो रहा होगा। प्लीज अगर आपको याद हो रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार आप लाइक करके जाइएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो उत्तर में आपको लिखना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, सॉरी, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें समाजवाद व पूंजीवाद दोनों का गुण पाया जाता है। मिश्रित, देखिए मिश्रित में क्या होता है, एक होता है पूंजीवाद, मतलब कि जिसके पास पैसा बहुत है, और एक के पास क्या होता है, श्रम होता है, ठीक है, या कुछ और भी ले सकते हैं, या समाज के बारे में ले सकते हैं, और एक पैसा, और ये दोनों का जो मिश्रण होता है, दोनों का सहयोग होता है, दोनों का सपोर्ट होता है, यह अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता, ये जो है ये बीच का रास्ता, क्या है, ये बीच का रास्ता, ये है, ये है, ये जो बीच का रास्ता क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, जिसमें सरकार और पूंजीवादी दोनों का अधिकार होता है। ये सरकार हो गया, ये हो गया पूंजीवादी, दोनों का अधिकार होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है भारत है। कौन है, भारत है। जैसे ले सकते हैं पूंजीवादी आपका जो हो गया अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, और भी जो देश है ले सकते हैं, ये हो गया। समाजवादी में जो हो गया आपके रूस हो गया, नेपाल हो गया, चीन भी शायद उसी में है, चीन भी आपका समाजवादी में आते हैं, रूस भी हो गया, ये भी आपका समाजवादी है। मिश्रित एकमात्र जो ऐसा एक देश है जो कि क्या है, एक प्रकार के भारत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन आते हैं, तो भारत आते हैं, जिसमें सरकार भी है और पूंजीवादी भी देश है, ठीक है। तो ये जरूर आप पॉइंट को याद कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिए क्या करें कि एक दलीय व्यवस्था क्या है। आप एक दलीय का अर्थ समझ सकते हैं कि एक आदमी, क्या है, एक आदमी, कि एक आदमी ऐसा हो जो शासन किया हो, पूरा शासन कर रहा हो, यही कह सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर में देखिए क्या है कि एक दलीय व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि इसमें एक ही दल का वर्चस्व होता है। एक ही दल का वर्चस्व मतलब कि उस पे कोई दूसरा आदमी का वर्चस्व नहीं होता है, उसे हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रूस और चीन है। क्या है, रूस और चीन है, ठीक है। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, रूस क्या है, एक दलीय है, चीन भी एक क्या है, एक दलीय है, राइट। और कभी कभी पूछता है तो ये तो दूसरा है, एक दलीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा रहा है, सॉरी, एक दलीय अर्थव्यवस्था का एक दलीय, एक और भी प्रश्न है उसके, जो यूएसए और यूएसएसआर के बारे में आपको पता भी होगा, ठीक है। ये तो है आपका एक दलीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पर बहुदलीय है, या सॉरी मिश्रित है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पर जो 12 नंबर प्रश्न है कि खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर में आपको इसी प्रकार लिखना है कि खुली अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आयात व निर्यात पर कोई रुकावट नहीं होता है, उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे समझिएगा, ये हो गया भारत हो गया, ठीक है, ये भारत है और ये चीन है, राइट। भारत का सामान चीन में चला जा रहा है, लेकिन उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है, टैक्स वगैरह नहीं लग रहा है। और वहीं पर भारत, चीन का सामान भारत में चल जा रहा है। क्या है, चीन का सामान भारत में चल जा रहा है, लेकिन उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लग रहा है। उसे हम क्या कहेंगे, खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे, जो कि जाके खुद से व्यापार व्यवहार कर सकते हैं, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, कोई टैक्स वगैरह
नहीं लगेगा, ठीक है। तो टैक्स को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, क्या देता है, हटा दिया जाता है, उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। याद हो गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। 13 नंबर प्रश्न में देखिए कि सुशासन क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखे। सुशासन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सुंदर शासन, क्या होता है, सुशासन का अर्थ क्या होता है, सुंदर शासन, अर्थात वैसा शासन जिसमें राजनीतिक व सामाजिक इकाई को इस तरह चलाया जाता है कि उसका उचित परिणाम निकल सके। इसके अंतर अंत का अर्थ इसका अंतर का अर्थ होता है कि बचत होना चाहिए, जैसे कानून का शासन, सदाचार का प्रबंध का आदि जैसे सुशासन का अंतर है, ठीक है। सबसे पहले राजनीतिक भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, समानता दूर होना चाहिए, सत्ता में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, उत्तरदायी शासन होना चाहिए, जनता तक सरकार की पहुंच होनी चाहिए, सरकार व प्रशासन को ये जनता पहुंच होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए। यहाँ पर ये जो है ना, सुशासन में ये नहीं होगा, ठीक है। इसका नीचे है राजनीतिक भ्रष्टाचार सेक्शन बनना, ये तो आपको यही था, ठीक है, यही तक था, ठीक है, यही तक था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार जब भी पूछे तो आपको 100% लिख के आना है, और आप अच्छा खासा लिख के भी आएंगे, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, करेक्ट, भ्रष्टाचार पर टिप्पणी लिखे। क्या है, भ्रष्टाचार पर टिप्पणी लिखे, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने, दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्टाचार जरा सार्वजनिक जीवन में सामूहिक मूल्य के विरुद्ध आचरण को भ्रष्टाचार कहा जाता है। देखिए, सार्वजनिक जीवन मतलब कि जो हो गया ना, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में जी रहे हैं, और वहां पर क्या हुआ, या सामाजिक जीवन में जी रहे हैं, और हमें कहीं ब्लॉक स्तर पे या कहीं शिक्षा स्तर में ये कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 रुपया, 5 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, इतना रुपया देके हम क्या करते हैं, अपने कामों को जल्दी करवा लेते हैं। ये क्या है, एक प्रकार के भ्रष्टाचार है। क्या है, भ्रष्टाचार है। इसका साधारण तौर पर सरकारी सत्ता एवं निजी फायदा के लिए किया जाता है। भ्रष्टाचार के कई रूप हैं, जैसे मान लीजिए सरकारी सत्ता, जैसे न हो गया ब्लॉक स्तर में, हो गया डॉक्टरी में, हो गया अनेक जगह पर ले सकते हैं। वहां पर क्या है, सरकारी फायदा है, मतलब कि वो भ्रष्टाचार करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कराए कि राजनीतिक भ्रष्टाचार 1 नंबर पे आते हैं, शिक्षा प्रणाली भ्रष्टाचार 2 नंबर पे है, न्यायिक भ्रष्टाचार 3 नंबर पे है, पुलिस भ्रष्टाचार, पुलिस भी करता है, न्यायिक शिक्षा भी, ये सभी पे क्या है, भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है। तो आप जरूर 14 नंबर तक यहाँ तक याद हो गया होगा। श्रमिक संघ में भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार के तरीके, रिश्वत लेना, चुनाव में धुंधली करना, हफ्ता वसूली, कालाबाजारी करना, सेक्स के बदले पक्षपात, जबरदस्ती चंदा लेना, ये सब कुछ पॉइंट है। क्या है, ये सब भ्रष्टाचारी का है, ठीक है। जो कि अगर आप चाहे तो इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर का बहुत बार पूछा गया है। देखिए, हम आपको बताएंगे, अगर आप उस पर चलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं चलते हैं तो भी अच्छी बात है, वो आपका काम है, राइट। अगर आपका सपना है 90 लाने का, 95% लाने का, तो जरूर मेरी बातों को सब्जेक्टिव फॉलो करेंगे। अगर आपका सपना है कि हम 17% आ जाएगा तो काम है ना, चल जाएगा, 60% आ जाएगा काम चल जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फोकस कीजिए, राइट। और ये आपका लास्ट प्रश्न है 15 नंबर में कि गैर कांग्रेसवाद क्या है, या कांग्रेस विरोध क्या है। तो इसके बारे में उत्तर देखिए क्या करें कि गैर कांग्रेसवाद एक विचारधारा है। क्या है, गैर कांग्रेस एक विचारधारा है, जो कि 1967 में कांग्रेस के विरुद्ध पार्टियों ने यह अनुभव किया कि उनका वोट बल बदल जाता है। क्या है, बदल जाता है, जिसके कारण वह सत्ता में से निकल जाता है। अतः सभी विरोधी पार्टी ने कांग्रेस को बाहर निकाला, उसे ही कांग्रेसवाद कहते हैं। सबसे पहले इसे कांग्रेसवाद कहने वाला राम मनोहर लोहिया थे, ठीक है। गैर कांग्रेसवाद कहने वाला कौन था, राम मनोहर लोहिया था, जो कि आप याद कर सकते, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको सेट, यहाँ पर सेट तो 3 आज करेवे किए है ना, तो यहाँ पर सेट 4 चाहिए, राइट। अगर आपको सेट 4 चाहिए तो कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने सेट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे, जरूर देखिए। और ऑब्जेक्टिव का भी सेट 1 से लेकर 10 तक बनाए हैं, तो जरूर जाके देखिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।